Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। शिक्षण विधियों का टेस्ट नंबर 24 है। टेस्ट इसके पहले ले चुका हूं। 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये टेस्ट लेकर आया हूं जिसमें PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। तो मित्रों, बिल्कुल शानदार प्रश्न एग्जाम पैटर्न के अनुसार जो प्रश्न आपको सिलेक्शन दिलाए ऐसे क्वेश्चन इस टेस्ट में मैंने सम्मिलित किए हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है गणित के भी क्वेश्चन मिलेंगे, विज्ञान के भी क्वेश्चन मिलेंगे, सामाजिक के भी क्वेश्चन मिलेंगे, संस्कृत के भी मिलेंगे, हिंदी के भी मिलेंगे, पर्यावरण के भी मिलेंगे। सभी सब्जेक्टों के शिक्षण विधियों के ये 50 क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो मित्रों शुरू करते हैं इस वीडियो को। गणित शिक्षण के दौरान अधिकांश छात्रों द्वारा त्रुटि किए जाने पर लिखित कार्य के संशोधन हेतु उपयुक्त शिक्षण होगा। व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत व सामूहिक रूप से और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अधिकतर छात्र त्रुटि कर रहे हैं, तो अधिकतर छात्र त्रुटि कर रहे हैं तो फिर वो जो उनका उपचारात्मक शिक्षण होगा। साथियों, अधिकांश छात्र जो त्रुटि कर रहे हैं तो फिर उनका जो संशोधन होगा वो भी सामूहिक रूप से होगा। अगर एक या दो छात्र त्रुटि करते तो फिर व्यक्तिगत रूप से हो जाता, इसलिए दूसरा विकल्प प्रश्न नंबर 1 में राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2। निदानात्मक परीक्षण के पश्चात मंदबुद्धि विद्यार्थियों हेतु आवश्यक है सामान्य शिक्षण व्यवस्था, विशिष्ट शिक्षण व्यवस्था, अनुदेशनात्मक शिक्षण व्यवस्था और उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था। तो देखिए, जो निदानात्मक परीक्षण है मतलब बच्चों की कमजोरियां जान ली, तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उपचारात्मक शिक्षण उन कमजोरियों को दूर करने का कार्य। विकल्प नंबर 4 सही है साथियों। प्रश्न नंबर 2 में बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आते हैं एग्जाम में, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन, तो वीडियो को इसीलिए कह रहा हूं कि पूरा देखिएगा। प्रश्न नंबर 3, उपलब्धि परीक्षण एवं नैदानिक परीक्षण में अंतर होता है उद्देश्य का, प्रकृति का, घटनाएं, स्तर का और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, जो एक होता है उपलब्धि परीक्षण और एक होता है नैदानिक परीक्षण। नैदानिक परीक्षण में छात्र की कमियां दूर की जाती है, जबकि उपलब्धि परीक्षण में यह देखा जाता है कि छात्र ने कितना ज्ञान अर्जित किया है। तो इन दोनों में उद्देश्य का अंतर माना गया है। विकल्प नंबर 1 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 3 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। मूल्यांकन की प्रकृति है गुणात्मक, परिमाणात्मक, दोनों ही और इनमें से कोई। ये परिमाणात्मक लिखा था साथियों। तो देखिए, जो मूल्यांकन की प्रकृति है वो परिमाणात्मक न होकर गुणात्मक होती है साथियों। विकल्प नंबर 1 सही रहेगा प्रश्न नंबर 4 में। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 5। गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसका है? नेपोलियन का, लिकर्ट का, होगबेन का और किलपेट्रिक का। तो साथियों ये प्रश्न 2-5 बार रिपीट हो गया होगा। तो देखिए, यहाँ पे इस प्रश्न को या फिर ऐसे प्रश्न जो बार बार मैं ला रहा हूं, तो इसका मतलब ये है कि एग्जाम की दृष्टि से वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, उपरोक्त कथन होगबेन के द्वारा कहा गया है। विकल्प नंबर 3 सही है प्रश्न नंबर 5 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। गणित शिक्षण का सामान्य उद्देश्य है व्यवहार कुशलता, तर्क व चिंतन क्षमता, परिस्थिति अनुकूलता और हिसाब किताब का प्रारंभिक ज्ञान। तो मित्रों, गणित शिक्षण का एक सामान्य उद्देश्य माना जाता है कि बालक में तर्क व चिंतन क्षमता का विकास हो। दूसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 6 में। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। व्यवहारिक गणित का उदाहरण है कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करना, बैंक संबंधी कार्यों की जानकारी देना, ज्यामिति के सिद्धांतों से परिचित कराना और कक्षा शिक्षण द्वारा कठिन सवालों को शीघ्र हल करना। तो जो व्यवहारिक गणित है, व्यवहारिक जो अपने दैनिक जीवन में हम व्यवहार में प्रयोग में लाते हैं, तो उसमें है बैंक संबंधी कार्यों की जानकारी देना, क्योंकि बैंकिंग कार्य हमारे व्यवहारिक जीवन का एक हिस्सा है। तो विकल्प नंबर 2 सही है साथियों प्रश्न नंबर 7 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8। योजना विधि का सिद्धांत नहीं है प्रयोजन या उद्देश्य का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत और मनोरंजन का सिद्धांत। तो योजना विधि में उद्देश्य का सिद्धांत भी होता है, क्रियाशीलता का भी होता है, उपयोगिता का भी होता है, लेकिन मनोरंजन का नहीं होता है। विकल्प नंबर 4 सही है साथियों प्रश्न नंबर 8 में। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। किसने अपनी शिक्षण संस्था के बाहर लिखा था कि जो व्यक्ति ज्यामिति को नहीं समझ सकते वह अंदर प्रवेश न ले? पाइथागोरस, प्लेटो, अरस्तु और थेल्स। तो साथियों, उपरोक्त जो कथन है
ये प्लेटो के द्वारा अपनी शिक्षण संस्था के बाहर लिखा गया था। दूसरा विकल्प सही है 9वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, गणित सभी विज्ञानों का प्रवेश द्वार एवं कुंजी है, यह कथन किसका है? प्रोफेसर यंग का, रोजर बेकन का, होगबेन का और सिम्पसन का। तो गणित सभी विज्ञानों का प्रवेश द्वार एवं कुंजी, ये सिम्पसन ने कहा है, नहीं कहा है। होगबेन ने वो सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण कहा है। उपरोक्त कथन रोजर बेकन के द्वारा कहा गया है। मित्रों 10वें क्वेश्चन में दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11, अंतिम क्वेश्चन है ये गणित शिक्षण का। निम्न में से गणित शिक्षण का महत्व है? अवकाश के समय का सदुपयोग, मानसिक व बौद्धिक विकास, अन्य विषयों की शिक्षा में सहायक और उक्त सभी। तो साथियों ये सभी चीजें हैं। यहाँ पर देखिए, अवकाश के समय का सदुपयोग और अन्य विषयों की शिक्षा में सहायक, ये दोनों ही महत्व अगर हम बात करें तो ये दोनों यहाँ पे बेस्ट तो आपका दूसरा विकल्प रहेगा, मानसिक व बौद्धिक विकास, ये गणित शिक्षण का महत्व होता है। लेकिन साथियों देखिए, अवकाश के समय का सदुपयोग भी किया जा सकता है, अन्य विषयों की शिक्षा में भी ये सहायक है, इसलिए यहाँ पर फिर चौथा विकल्प बेस्ट आंसर रहेगा। चौथा ही विकल्प ऐसी स्थिति में आपको इस प्रश्न में करना है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 पे आते हैं। शिक्षक प्रधान शिक्षण विधि है प्रयोजना, व्याख्यान, प्रयोगशाला और निरीक्षित अध्ययन विधि। तो साथियों जो शिक्षक प्रधान शिक्षण विधि है वो है व्याख्यान विधि, क्योंकि ये शिक्षक केंद्रित विधि है, इसमें छात्र निष्क्रिय रहता है। प्रश्न नंबर 13 पे आते हैं मित्रों। शिक्षण प्रक्रिया में सहायक सामग्री का महत्व है? शिक्षण प्रक्रिया को बोधगम्य बनाने में, शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में, शिक्षण प्रक्रिया में सफलता लाने के लिए और उपयुक्त सभी। तो मित्रों जो शिक्षण प्रक्रिया में सहायक सामग्री है वो बोधगम्य भी बनाती है, रुचिकर भी बनाती है, सफलता लाने के लिए भी महत्व है, मतलब उपयुक्त सभी यहाँ पर आपका सही आंसर है प्रश्न नंबर 13 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14, संस्कृत का क्वेश्चन है। शिक्षा या प्रमुख अंग है किम, लेकिन हिंदी में भी और अन्य विषयों में भी काम आएगा। अनुवाद करता हूँ, शिक्षा का प्रमुख अंग कौन है? छात्र, धन, विद्यालय, पाठ्यक्रम। तो साथियों शिक्षा या प्रमुख है अंग है किम, यहाँ पर राइट आंसर है शिक्षा का प्रमुख अंग छात्र को माना जाता है। विकल्प नंबर 1 सही रहेगा प्रश्न नंबर 14 में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। छात्राणाम अर्जित ज्ञानस्य परीक्षणार्थम आवश्यकम अस्ति। छात्र जो अर्जित ज्ञान है उनका परीक्षण करना है तो उसके लिए क्या आवश्यक है? वाद विवाद, मूल्यांकन, भोजन और पाठ्य पुस्तक। तो परीक्षण करना है छात्रों के अर्जित ज्ञान का तो फिर मूल्यांकन ही करोगे। दूसरा विकल्प सही है साथियों प्रश्न नंबर 15 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16, प्राथमिक स्तरे संस्कृत शिक्षणस्य महत्वपूर्ण विधि वर्तते। प्राथमिक स्तर पर संस्कृत शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि है सूत्र विधि, अव्याकृत विधि, आगमन विधि, निगमन विधि। तो मित्रों प्राथमिक स्तर की बात करें तो निगमन दूर हटा दीजिए, सूत्र दूर हटा दीजिए। जो अव्याकृत है वो महत्वपूर्ण विधि है, हो सकता है आपने आगमन लगाई हो, लेकिन संस्कृत शिक्षण में जब ये प्रश्न आता है तो आप आगमन न लगाकर अव्याकृत लगाओगे। दूसरा विकल्प सही है साथियों प्रश्न नंबर 16 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 पे आते हैं। मौन वाचन की गति बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। ज्ञान वृद्धि में त्वरितता, अर्थग्राह्यता में त्वरितता, ज़्यादा समय पढ़ना और पढ़ने में मन लगाना। तो मौन वाचन की अगर आपको गति बढ़ानी है तो फिर आपको क्या करोगे आप? मित्रों राइट आंसर है अर्थग्राह्यता में आपको त्वरितता लानी पड़ेगी। दूसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 17 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18, संस्कृत एतेषु दृश्य साधनम नास्ति। संस्कृत में दृश्य साधन नहीं है। मानचित्र, श्यामपट्ट, ध्वनि मुद्रण और श्वेतपट्टम। तो मानचित्र, श्यामपट्ट और श्वेतपट्ट तीनों ही दृश्य साधन है, लेकिन ध्वनि मुद्रण यहाँ पर दृश्य साधन नहीं है। विकल्प नंबर 3 सही रहेगा 18 में। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 19, विद्यालय छात्राणाम आदर्शे भवति। विद्यालय में छात्रों का आदर्श कौन होता है? शिक्षक, पिता, कर्मफल और पितु सखा। तो साथियों देखिए यहाँ विद्यालय में छात्रों का जो आदर्श है वो शिक्षक होता है, क्योंकि शिक्षक को देखकर ही छात्र भी शिक्षक के जैसा ही बनना चाहता है। विकल्प नंबर 1 सही है 19वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर, तो साथियों प्रश्न नंबर 20 है, शिक्षा या है मुख्य कार्यम किम। शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है? उपाधि प्रदान करना, अग्रिम कक्षा में प्रवेश दिलाना, शील निर्माण करना और किमपि न संति, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों
देखिए, उपाधि प्रदान करना तो नहीं है, अग्रिम कक्षा में प्रवेश देना भी नहीं है, बल्कि शील निर्माण करना शिक्षा का मुख्य कार्य माना जाता है। शील मतलब गुणों का निर्माण। तो मित्रों तीसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 20 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21, लिखित परीक्षा द्वारा उचित मापन होता है ज्ञानात्मक पक्ष का, भावात्मक पक्ष का, क्रियात्मक पक्ष का और सभी पक्षों का। तो देखिए मित्रों, जो लिखित परीक्षा है इससे सिर्फ और सिर्फ ज्ञानात्मक पक्ष का ही मापन होता है। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न नंबर 21 में। देखिए, मेरा जो वीडियो है वो इतनी स्पीड में होता है कि आपको गति बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आप बिना गति बढ़ाए देखो तो भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22, उसमें क्या समझ नहीं पाते हो आप गति बढ़ाने के चक्कर में। 22वां क्वेश्चन है, शिक्षण में सहायक सामग्री का प्रयोग व्यवहार के किस पक्ष को अधिक प्रभावित करता है। बौद्धिक पक्ष को पक्ष लिखा है, भावात्मक पक्ष को, क्रियात्मक पक्ष को, नैतिक पक्ष को। तो जो सहायक सामग्री का प्रयोग आप शिक्षण में करते हो, अब शिक्षण में सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं तो सहायक सामग्री दृश्य हो, श्रव्य हो, दृश्य श्रव्य हो, ये व्यक्ति के क्रियात्मक पक्ष को सर्वाधिक प्रभावित करती है मित्रों। तीसरा विकल्प 22वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23, एपिडाइस्कोप काम में आता है चित्रों को बड़े आकार में दिखाने हेतु, चित्रों को समान आकार में ही दिखाने हेतु, चित्रों को छोटे आकार में दिखाने हेतु, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, जो एपिडाइस्कोप है समान आकार में क्यों दिखाएगा, छोटे में भी नहीं बल्कि बड़े आकार में दिखाने हेतु काम में आता है। विकल्प नंबर 1 सही है 23 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 क्वेश्चन गायब है। 25, प्राथमिक स्तर पर नाटक शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है आदर्श नाटक प्रणाली, व्याख्या प्रणाली, रंगमंच प्रणाली, कक्षा अभिनय प्रणाली। तो मित्रों, जो प्राथमिक स्तर पर नाटक शिक्षण की सबसे बेस्ट प्रणाली मानी जाती है कक्षा अभिनय प्रणाली, क्योंकि छात्र आसानी से कम समय में ही, समय साध्य भी ज़्यादा नहीं है, धन का भी व्यय नहीं होता है, छात्रों में अभिनय कला का विकास भी हो जाता है। तो चौथा विकल्प सही है 25 में। नेक्स्ट 26, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय है शब्दकोश का उपयोग, छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना, शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग और इनमें से सभी। तो साथियों, छात्रों का अगर शब्द भंडार में वृद्धि करनी है, शब्द भंडार बढ़ाना है, तो शब्दकोश का उपयोग कीजिए, स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाइए, अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग अगर शिक्षक करे तो ये सभी चीज़ें कारगर सिद्ध होगी। चौथा विकल्प सही रहेगा 26 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27, आगमन विधि को अन्य किस विधि के नाम से जाना जाता है। विश्लेषण विधि, सामान्य अनुमान विधि, उदाहरण विधि और सत्यापित विधि। तो मित्रों, आगमन विधि को उदाहरण विधि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें उदाहरण के द्वारा ही नियम या निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तीसरा विकल्प सही है 27 में। नेक्स्ट 28, निम्न में से सही कथन को पहचानिए। मौन वाचन में देखो और कहो विधि का प्रयोग होता है। गहन अध्ययन पाठ के 5 सोपान होते हैं। व्याकरण शिक्षण की सबसे उत्तम विधि सूत्र विधि है और व्याकरण शिक्षण की सबसे उत्तम विधि आगमन विधि है। तो मित्रों देखिए, कहो और विधि तो मौन वाचन में कहेंगे तो फिर काहे का मौन वाचन, 5 सोपान भी नहीं होते हैं। सबसे उत्तम विधि सूत्र नहीं है, बल्कि व्याकरण शिक्षण की सबसे उत्तम विधि मानी जाती है आगमन। तो चौथा विकल्प 28 में सही है आपका। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29, किस विधि में बालक आँख, हाथ और कान तीनों का प्रयोग करता है। मॉन्टेसरी, पेस्टोलॉजी, जैकट आर्ट और किंडरगार्टन। तो मित्रों, मॉन्टेसरी विधि मैंने अभी कुछ 2-4 दिन पहले आपको बताया था कि इसमें ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है। तो ज्ञानेंद्रिया, बालक के जो आँख है, हाथ है, कान है, ये क्या है, ज्ञानेंद्रिया है। तो साथियों, आपका प्रथम विकल्प सही है प्रश्न नंबर 29 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 30 पर आएंगे। कविता शिक्षण का प्रमुख अंग है भावबोध, शब्दार्थ बोध, सरलार्थ बोध और पठन बोध। तो कविता मतलब पद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण मतलब भावबोध। तो साथियों, विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न नंबर 30 में। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 31 पर। निम्न में से सही क्रम है, पहले निष्पत्ति परीक्षण करेंगे, फिर उपचारात्मक, फिर निदानात्मक, या पहले निदान फिर उपचार फिर निष्पत्ति, या पहले उपचार फिर निष्पत्ति फिर निदान, या फिर पहले निष्पत्ति निदान या उपचार। तो मित्रों देखिएगा, पहले हम उपचार तो करेंगे नहीं, पहले निष्पत्ति भी नहीं करेंगे, बल्कि पहले करेंगे निदान, फिर करेंगे उपचार और फिर करेंगे निष्पत्ति। दूसरा विकल्प सही रहेगा आपका प्रश्न नंबर 31 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 32 पे आते हैं साथियों। 32वां क्वेश्चन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में शिक्षार्थी के व्यक्तित्व के सर्वतोमुखी विकास का मूल्यांकन किया जाता है। शिक्षार्थी के केवल शैक्षिक अधिगम का मूल्यांकन किया जाता है,
केवल छात्र की शिक्षणेतर गतिविधियों में उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जाता है और उक्त सभी। तो मित्रों प्रश्न नंबर जो 32 है, सीसीई में सर्वतोमुखी विकास का मूल्यांकन किया जाता है। विकल्प नंबर 1 सही रहेगा 32वें में। मित्रों चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 33 पे आते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि प्रश्न नंबर जो 31 है इसमें आप अपने खुद के विचार बता सकते हो कि पहले निष्पत्ति किया जाता है या पहले निदान किया जाता है, ये आप हमें बता सकते हो साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 32 तो हो गया, प्रश्न नंबर 33 पे आते हैं साथियों। निम्न में से उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण नहीं है। शैक्षणिक उद्देश्य को लिखना, छात्रों की कमियों के कारणों की जानकारी प्राप्त करना, प्रश्न निर्माण करना और समंकन योजना तैयार करना। तो मित्रों कौन सा चरण नहीं है उपलब्धि परीक्षण का? उपलब्धि परीक्षण में कमियों के कारणों की जानकारी प्राप्त नहीं की जाती है, क्योंकि ये तो निदान में होता है साथियों। विकल्प नंबर 2 सही है 33 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 34, किसी परीक्षण के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर सभी बालकों द्वारा सही किया जाता है, अतः परीक्षण में किस गुण का अभाव है? वैधता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता और विभेदकारिता। तो सभी बालक उस प्रश्न का सही उत्तर दे रहे हैं, तो मतलब वो क्या विभेदकारी नहीं है साथियों, इसका अभाव है। विकल्प नंबर 4 सही है 34 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 35वां क्वेश्चन है, प्रश्न पत्र निर्माण से पूर्व ब्लूप्रिंट का निर्माण करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे बालक की आवश्यकता का सही मूल्यांकन संभव है, इससे संपूर्ण पाठ्यक्रम की विधि इकाइयों व उनमें विविध उद्देश्यों का संतुलित मापन संभव है, इससे छात्र के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास का संतुलित मापन संभव है, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों जो प्रश्न पत्र बनाते हैं, जो हम पेपर बनाते हैं, उसके पहले ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। अब ब्लूप्रिंट इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जो संपूर्ण पाठ्यक्रम की जो इकाइयां हैं, उनके जो विविध उद्देश्य उसका संतुलित मापन संभव हो। विकल्प नंबर 2 ही सही रहेगा 100% 35 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 36, बालक की तुरंत अभिव्यक्ति व क्रियाशीलता की जांच हेतु सर्वाधिक उपयुक्त परीक्षा है? मौखिक परीक्षण, प्रायोगिक परीक्षण, लिखित परीक्षण और सभी। तो तुरंत अभिव्यक्ति बालक देता है मौखिक परीक्षण में। विकल्प नंबर 1 सही है साथियों प्रश्न नंबर 36 में, क्योंकि लिखित में और प्रायोगिक में तुरंत अभिव्यक्ति नहीं मिलती है। प्रश्न नंबर 37, लिखित परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है लेखन क्षमता की जांच करना, लेखन की अशुद्धियों की जांच करना, लिखित अभिव्यक्ति व समझ की जांच करना और सुंदर लेखन शैली की जांच करना। देखिए जो लिखित परीक्षा है इसका मुख्य उद्देश्य माना जाता है बालकों की जो लिखित अभिव्यक्ति है, जो उसकी समझ है, उसकी जांच करना। तीसरा ही विकल्प सही रहेगा साथियों 37 में। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 38 पर। नैदानिक परख में मालूम किया जाता है छात्रों के लिए कठिनाई के क्षेत्र में उनके द्वारा की जाने वाली विशेष प्रकार की त्रुटियां, छात्रों की गणितीय पृष्ठभूमि का अभाव, छात्रों की रुचि का न होना और छात्रों के लिए कठिन होना। तो साथियों देखिए जो नैदानिक परख पत्र है उसमें त्रुटियां मालूम की जाती है। क्या मालूम की जाती है? त्रुटियां, कि जो कठिनाई के उनके क्षेत्र है उनमें उनके द्वारा जो त्रुटियां की जाती है वही नैदानिक परख पत्र में मालूम है किया जाता है। विकल्प नंबर 1 सही है आपका। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 39, सरल से कठिन की ओर सूत्र से तात्पर्य है बालकों को थोड़ा समझाया जाए, बालकों को स्वयं समझने दिया जाए, बालकों को रुचि के अनुसार पढ़ाना और बालकों को पहले सरल ज्ञान दिया जाए। तो सरल से कठिन की ओर, पहले सरल ज्ञान दो फिर कठिन की ओर बढ़ो। चौथा विकल्प सही है 39वें में। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 40, ब्लूम की टैक्सोनॉमी की पदानुक्रमिक व्यवस्था है पठन कौशल, संज्ञानात्मक उद्देश्यों की, उपलब्धि लक्ष्यों की, पाठ्यचर्या संबंधी योजनाओं की। तो जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी है साथियों, इसकी जो पदानुक्रमिक व्यवस्था है वो संज्ञानात्मक उद्देश्यों के बारे में इन्होंने बताया है। विकल्प नंबर 2 सही रहेगा साथियों प्रश्न नंबर 40 में। चलिए 10 क्वेश्चन और बचे हैं आपके। 41वां क्वेश्चन, प्रयोजना एक समस्या प्रदान है जो कि अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्णता को प्राप्त करती है। यह परिभाषा किसकी है? किस शिक्षा शास्त्री ने दी है? बेलार्ड ने, स्पेंसर ने, स्टीवेंसन ने और किलपेट्रिक ने। तो साथियों बिल्कुल ऐसे ही ऑप्शन इस क्वेश्चन में मिलेंगे आपको, इस क्वेश्चन में अगर आया तो। और उपरोक्त परिभाषा स्टीवेंसन के द्वारा दी गई है। 41 में तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 42, शैक्षिक भ्रमण किस विधि का उदाहरण है? निरीक्षण विधि, आगमन विधि, प्रयोगशाला विधि और निगमन। तो भ्रमण करोगे तो फिर निरीक्षण करोगे साथियों आप, क्योंकि भ्रमण में ही निरीक्षण या अवलोकन करेंगे। विकल्प नंबर 1 सही है 42 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 43, प्रश्न पत्र निर्माण के चरणों में शामिल तत्व नहीं है
डिजाइन बनाना, ब्लूप्रिंट बनाना, फीडबैक लेना और परख निर्माण करना। तो साथियों बताइए राइट आंसर प्रश्न नंबर 43 में प्रश्न पत्र का जो निर्माण है उनके चरणों में क्या शामिल नहीं है। तो मित्रों डिजाइन बनाई जाती है, ब्लूप्रिंट बनाया जाता है, परख निर्माण किया जाता है, लेकिन फीडबैक नहीं लिया जाता है। तो साथियों विकल्प नंबर 3 सही रहेगा प्रश्न नंबर 43 में। चलिए नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 44। प्रक्षेपण के आधार पर अप्रक्षेपण सामग्री नहीं है। चार्ट, पेगबोर्ड, रेडियो और स्लाइड लिखा है यहां पर। तो साथियों अप्रक्षेपण सामग्री नहीं है। तो साथियों चार्ट तो अप्रक्षेपण है, पेगबोर्ड भी अप्रक्षेपण है, रेडियो भी अप्रक्षेपण है, लेकिन स्लाइड क्या है साथियों? स्लाइड है, स्लाइड नहीं है, स्लाइड है। ये थोड़ा लिखने में मिस्टेक है, ये इस प्रकार से लिखा था स्लाइड। ये साथियों ये अप्रक्षेपण नहीं है बल्कि ये प्रक्षेपण सहायक सामग्री है, प्रक्षेपी। तो विकल्प नंबर 4 सही रहेगा आपका 44 में। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 45। सस्वर वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। संशोधन विधि, साम्य विधि, अनुकरण विधि और साचार्य विधि। तो साथियों सस्वर वाचन में साचार्य विधि भी है, अनुकरण भी है, ध्वनि साम्य भी है, लेकिन संशोधन विधि सस्वर वाचन की नहीं है। ये तो लिखित कार्य में संशोधन वाली चीज है। विकल्प नंबर 1 सही है 45 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 46। निम्न में से शिक्षण कौशल सीखने के लिए कौन सी क्रियाएं नहीं होनी चाहिए? स्वरों तथा व्यंजनों का उच्चारण, अध्यापकों के द्वारा सहस्वर वाचन, कक्षा में कठोर नियंत्रण और वाद विवाद प्रतियोगिता। तो मित्रों शिक्षण कौशल सीखना है तो कक्षा में कठोर नियंत्रण रखना, फिर यह गलत हो जाएगा। विकल्प नंबर 3 सही है 46 में। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 47। वाचन दोषों को दूर करने की विधि नहीं है। आवृत्ति, पुनरावृत्ति, स्थान परिवर्तन, अस्पष्टता निवारण और अशुद्ध उच्चारण करना। तो मित्रों अगर आप खुद ही अशुद्ध उच्चारण करोगे तो वाचन दोष कैसे दूर होंगे? इसलिए चौथा विकल्प 47 में सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 48। भाषा कौशल की शिक्षण विधि है। अनुकरण विधि, सामूहिक अभ्यास विधि, भाषा प्रयोगशाला विधि और उपरोक्त सभी। तो भाषा कौशल की शिक्षण विधियों में सभी विधियां आ जाती है साथियों, अनुकरण हो, सामूहिक अभ्यास हो, भाषा प्रयोगशाला हो। चौथा विकल्प सही रहेगा 48 में। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 49। बालक चित्र के नीचे लिखे हुए शब्दों को जोर से पढ़ता है। यह क्रिया किस पठन के अंतर्गत आती है? वर्णन पठन, शब्द पठन, मौन पठन, शाब्दिक पठन। तो देखिए मित्रों तो साथियों बालक शब्दों को जोर से पढ़ रहा है तो इसको शब्द पठन के नाम से जाना जाएगा। 49 में दूसरा विकल्प सही है साथियों। चलिए नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 50। उच्चारण अभ्यास कब कराया जाता है? अनुकरण वाचन करते समय, अनुकरण वाचन करने के बाद, आदर्श वाचन करते समय और आदर्श वाचन के बाद। साथियों इस टेस्ट की अगर पीडीएफ लेनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, स्टडी विद पीएन लोधा, वहाँ निःशुल्क पीडीएफ इस टेस्ट की मिल जाएगी। तो मित्रों उच्चारण अभ्यास कराया जाता है अनुकरण वाचन कर लेने के बाद। जब छात्र अनुकरण वाचन कर लेते हैं तो उसके बाद में ही उच्चारण अभ्यास कराया जाता है। दूसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 50 में। तो आज के ये 50 प्रश्न हो चुके हैं। कितने हुए? 45, 40 या 30 या 20? हमें कमेंट करके बताएं साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। मिलते हैं अगले वीडियो में।